अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के 7 मखसूस नशिस्तों के केस में लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त हो गई है, जबकि बेंच पर एतराज़ और मुकदमा 26वीं आइनी तरमीम के फ़ैसले तक मौखर करने की दरख्वास्तें और पुराने जजेस को इसमें शामिल करने की वो मुस्तरद कर दी गई हैं। अब मुकदमे की बाज़ाब्ता यानी नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत शुरू होगी और वो होगी मंडे से। आज की समाअत भी धुआंधार थी और मखदूम अली ख़ान के दलाइल ने इतना बौखला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने आज उनसे बदतमीज़ी की। आज क्या हुआ उस पर बात करेंगे और आगे क्या होगा, वो कौन से अहम नुकात हैं कि जिनके ऊपर ये मुकदमा फोकस करेगा और लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से क्या कुछ पक रहा है और कहाँ कहाँ बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है इस पर। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ होंगे जनाब तैयब बलोच और नासिर इकबाल साहब और जानज़ेब अब्बासी साहब। तो जानज़ेब अब्बासी साहब, प्रोग्राम की इब्तदा जो है वो अपने नासिर इकबाल साहब से ही करें ना, ठीक है। और फिर तैयब से एक सवाल भी पूछना है, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो नहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हो सकता, कहते हैं झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है, अच्छा, उस टेस्ट से इमरान खान क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, वो क्यों ये टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो ये इसमें तैयब का भी शेर हासिल तबसरा लेंगे। उसमें झूठ पकड़ा जाता है ना, उसमें झूठ पकड़ा जाता है। झूठ पकड़ा जाता है। अच्छा झूठ मार्शल टेस्ट के बाद अच्छा, तो ऐसा बड़ी बड़ी मज़े की मीम्स बन रही है ना। वो कोई कहता है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, एक साहब ने ट्वीट की हुई थी, आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था फील्ड मार्शल, और इमरान खान साहब की वो जब वो अदालतों में पेश होते थे वो, हाँ वो तो कवर्ड होते थे ना वो शील्ड्स वगैरह, तो उस पर लिखा होता है शील्ड मार्शल। तो फिर एक और मीम आई, उसने कहा कि जी मतलब ये पंजाबी में थी कि अपना जनरल फील्ड मार्शल, साडा जनरल कोर्ट मार्शल और ये कहते हुए वो शख्स रो पड़ा। तो ये बड़ी एक इस तरह की सारी सिलसिले चल रहे हैं। जैसे तैयब जो है मखसूस नशिस्तों केस को सरदार जी का थर्मस कहता है। तो नाज़िर साहब, अब आप बताएं कि आज मखदूम अली ख़ान साहब ने अपने दलाइल, उनका क्या क्रक्स था और फिर ये लड़ाई क्या हुई। शुक्रिया। एक तो क़य्यूम साहब, पहले ये मैं बताना चाहूँगा, आपने भी कहा कि अब ये बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी मंडे से। तो क़य्यूम साहब ये बताइए, क्या गारंटी कि कोई और एप्लीकेशन नहीं आ जाएगी किसी की तरफ से, आ सकती है। तो दूसरी बात ये है कि बेसिकली माहौल थोड़ा सा जो है वो मुकद्दर इस तरह हो गया था कि जब मखदूम अली ख़ान साहब ने अपने आर्गूमेंट्स ख़त्म किए, जिस पे उन्होंने ये कहा कि अगर आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये फ़ैसला कर लिया कि पहले सुनेंगे, तो इससे तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला आता है, ये नहीं और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने केसेस हैं, वो भी रुक जाएंगे। तो एक तरह से ये डिसफंक्शनल हो जाएगा। और फिर जो ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस है, वो भी तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही बना है ना, वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये एक तरह का जो है ये अजीब से माहौल बनेगा। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि ये लॉ को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये उसको भी सस्पेंड करने वाली बात बन जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 191A है, उसको भी सस्पेंड करने की क्या मामला बन जाएगा, मौजिब हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय किया हुआ है कि कोई लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो छोड़ दें, वो तो बहुत ऊपर की बात है, सस्पेंड नहीं की जा सकती, स्ट्रक डाउन की जा सकती, उसकी भी वजह रीज़न है, ऐसे नहीं। ये उनके आर्गूमेंट्स थे मखदूम अली ख़ान साहब के बेसिक। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग पे तो वो उन्होंने 1980 के रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कि वो कौन से रूल्स ऐसे हैं जो आइनी तरमीम से, 26वीं आइनी तरमीम के बाद से 191A से टकराव रखते हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा। वो बेसिकली ये कह रहे थे, बहस ये चल रही थी कि आर्टिकल 188 के तहत आप लोगों ने रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है और रेड विद सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 के अंडर, ठीक है। लेकिन अब तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जिसमें 191 है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई और वो मामला सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आ जाएंगे। बात बहस ये चल रही थी कि रूल जो हैं चूँकि फ्रेम नहीं हुए 191 के तहत, तो आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत ही सुनना पड़ेगा, जो ये कहता है
कि जो ओरिजिनल बेंच जिसने ये फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में केस सुना था वही बेंच रिव्यू भी सुनेगा। तो इसमें मखदूम साहब ने कहा था, वो ये भी कहता है कि प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। तो रूल्स जो है वो हाँ, कल जो नईम अफगान साहब ने इसका इशारा दिया था। तो उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकेबिलिटी इसमें नहीं हो रही, क्योंकि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुकी है, एक नया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ गई है, उसके अलावा 2A भी आ गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। तो वो अब वो लागू होंगे, और अगर कोई ऐसा रूल जो कन्फ्लिक्ट में आ रहा होगा 188 का या कोई भी चीज़ कन्फ्लिक्ट में आ रही होगी, तो फिर जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं और लॉ है वो प्रिवेल करेगा। वो जो स्टैचूट है उसको वो सुप्रीम होंगे, सुप्रीम हो जाएंगे। तो ये तो उनके आर्गूमेंट हो गए। और मतलब मैं देखता हूँ कि फैसल सिद्दीकी और हामिद खान ने तकरीबन 3 दिन अदालत ने इनको सुना है, और वो भी CMA के ऊपर। और CMA जो है उसमें आप आर्गूमेंट करते हैं, अदालत सुन लेती है दोनों तरफों को और फिर उस तरफैन को। तो आज ये क्या जवाबुल जवाब वाला कहाँ से कहानी आई, और ये फैसल सिद्दीकी साहब इतने जज्बाती क्यों हुए, ये क्या हुआ क्या? कयूम सिद्दीकी साहब, जब एडवोकेट मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो जिनका खुलासा नासिर साहब ने बता दिया, नासिर साहब ने बता दिया, तो उसके बाद ना बेल बजाई गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम 10 मिनट में वापस आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो ख्याल यही उन्होंने था ये नहीं कहा कि हम अपना फैसला सुना रहे हैं या क्या, उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट बाद वापस आ रहे हैं, दोबारा कोर्ट रिज्यूम होती है। तो इसके ऊपर एक तरह से भागते हुए फैसल सिद्दीकी साहब रोस्टम के ऊपर आ गए ठीक। और आके कहा जी कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जवाबुल जवाब का जो दिफा है क्या वो ख़त्म हो गया है? तो जस्टिस अमीन साहब ने कहा कि देखें, हमने आपको सुना है, और अगर आप कोई बात करना चाहें तो वो तहरीरी सूरत में आप बयान कर दीजिएगा बाद में बेशक। उन्होंने फिर यही बात रिपीट की कि माय लॉर्ड्स, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जवाबुल जवाब का दिफा है क्या वो ख़त्म कर दिया गया है? तो इस पर फिर मखदूम अली खान साहब आए और उन्होंने ये कहा कि देखें, पहली बात तो ये है कि जो 13 रुकनी ओरिजिनल बेंच था उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पटिशन है उसको डिसमिस किया था। दूसरा, इनका तो हक़ दिफा है ही नहीं। तो इस पर फिर बड़ा शाउट किया फैसल सिद्दीकी साहब ने और कहा, और बाकायदा, अच्छा ये आम तौर पे हम देखते हैं कि वकील कोर्ट को एड्रेस करता है और अपने बराबर में या साथ खड़े वकील को एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे और फिर एक सीनियर तरीन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो डेकोरम है, कोर्ट के डेकोरम है और आदाब हैं, वो कला ये भी ना एक आदत मैंने देखी है फैसल सिद्दीकी साहब की कि वो सीनियर वकला के ऊपर जुमले उछालना, इस तरह की चीज़ें, तमस्खुर उड़ाना, मजाक करना। जो मिलिट्री कोर्ट्स केस है उसमें ख्वाजा हारिस साहब के साथ भी यही कुछ इन्होंने किया। तो हालांकि ख्वाजा हारिस साहब ने भी, क्योंकि वो भी बहुत पोलाइट हैं और वो बिल्कुल प्रोफेशनली सिर्फ केस की हद तक ही रहते हैं, लेफ़्ट राइट कोई ऐसी बात करते नहीं हैं, तो उस वक्त वहाँ पे भी ये करते रहे। तो जब इन्होंने एड्रेस किया मखदूम अली खान साहब को डायरेक्ट और ऊंची आवाज़ में कहा कि फिर आपने हमें फ्री क्यों बनाया है, तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने मुदाखलत की। उन्होंने कहा देखें, पहली बात तो ये है कि अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा ना करें, दूसरी बात ये है कि आप हमसे एड्रेस करें, कोर्ट से, आप वकील से एड्रेस ना करें, वो एक सीनियर कौंसल हैं। तो फिर फैसल सिद्दीकी साहब को थोड़ा एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक माज़रत भी की और कहा जी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मिलिट्री कोर्ट्स केस है, जो ICA है, उसमें जितना वक्त ख्वाजा हारिस साहब ने लिया था मैं उतना वक्त नहीं लूँगा। तो एक तरह से टोंट वहाँ भी उनको की और कहा मुझे तो बहुत थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको आपका हक़ दिफा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने आर्ग्यू किया, मतलब अच्छा, इस रवैये से उन्होंने कोर्ट को जहाँ अनाय भी किया ना एक तरह से, इस तरह का वो करने का रवैया तो नाज़िब, इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रोजन हॉर्स है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मुझे बड़ी और भी यूनिक लगी, ये फैसल सिद्दीकी साहब ने पता नहीं मशवरा दिया है या उन्होंने एक मुस्तकबिल के हवाले से पेशन गोई की है कि ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब ये केस खबर लीक की है, प्लानिंग मनसूबाबंदी लीक की है। उन्होंने कहा कि जब ये केस कंक्लूड हो जाएगा तो इस पे 2 जज साइन नहीं करेंगे और ये कंट्रोवर्सी रहेगी। तो अब ये पता नहीं था क्या, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि ये मेरी राय में ये बेंच जो है जो इस वक्त इस केस को सुन रहा है वो 11 रुकनी ही है। फिर उसके बाद हामिद खान साहब आए
उन्होंने कहा, क्योंकि मखदूम अली खान साहब की ये राय थी कि लाइव ट्रांसमिशन दिखानी है या नहीं दिखानी, ये कोर्ट की सवाबदीद है। अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर या जुडिशल साइड के ऊपर जिस तरह चाहे इसको डिसाइड कर दे। तो उन्होंने मुखालफत या हिमायत उसकी ना करते हुए बल्कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया। तो इस पे हामिद खान साहब ने ये कहा कि ये कोर्ट की सवाबदीद नहीं है, मेन केस जो है वो लाइव दिखाया जाता रहा है, तो इसलिए अगर ये ना दिखाया गया तो पब्लिक के जहन में शकूक व शुबात पैदा होंगे। तो बस ये उन्होंने बात की और फिर उसके बाद तो ये शकूक व शुबहात दूर करने के हवाले से कोर्ट ने फिर ये कह दिया कि ठीक है लाइव स्ट्रीमिंग करें, और इसको आईटी डिपार्टमेंट को हिदायत भी कर दी कि आप करें। तो तैयब, ये जो कुछ लोग इस तरह की बातें करें, लो जी अब तो अब तो जो है वो लाइव स्ट्रीम होगी और अब ये होगा, और कुछ ऐसे जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है जो इनका ये रवैया था उसको देखते हुए कि लाइव स्ट्रीमिंग के दरमियान में बहुत कोई तमाशे खड़े किए जाएंगे। तो वो ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है? सर बात ये है कि ये बेशक कर लें। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू है ना। जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है वो कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान भी दे रही होती है, ये चीज़ें तो तय है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा वो जो फैसल सिद्दीकी साहब ने जो आज किया, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएं कि जब लाइव होगी तो क्या वो इन ऐसी चीज़ों से चीज़ें नहीं करेंगे? नहीं, मैं बताऊँ, कोर्ट रूम में कल बैठा हुआ था मैं। हाँ। तो कल भी ये हो रही थी, अपना हामिद खान साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग वाली अपनी दरख्वास्त के ऊपर जो है ना, बल्कि कल एक दिन पहले, हाँ बल्कि उसी दिन मखदूम साहब ने कल ही शुरू किए थे और आज ख़त्म कर दिए। देखें कितनी उन्होंने मुख्तसर वक्त लिया अपने आर्गूमेंट्स के। कल उन्होंने कहा था मुझे 10 मिनट देते, मैं कल ही ख़त्म कर दूँ। हाँ, लेकिन कोर्ट की क्यूरीज थी, वो कुछ उन्होंने सेटिस्फाई करनी थी। अच्छा, तो वो जनाब सदीक जान बैठे हुए थे, सदीक जान के पास आके बैठ गए अपना फैसल सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी वो मज़हर साहब ने ये कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग का फुल कोर्ट ने मंजूरी चाहिए और ये सारा कुछ। तो पता क्या कहने लगे यार फिर तो हमारी मशहूरी जो है वो नहीं हो सकेगी। हाँ, मतलब आपको पता है ना कि वकला अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, तो ये इनको मशहूरी बहुत पसंद है। बिल्कुल मशहूरी भी पसंद है, और ये अटेम्प्ट्स भी करेंगे कि ये खबरों में आए, और बदतमीज़ी भी शायद आज जो उन्होंने कोर्ट ये के तो साथ ओवरऑल रवैया है ना, तो ये रवैये रहेंगे, और इसमें परसेप्शन मैनेजमेंट को इस्तेमाल करने के लिए होंगे। ये जो तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसमें से कुछ चीज़ें कट करेंगे, उसका स्याको सबाक हटा के, तो ट्रोलिंग और वो चीज़ें तो होंगी ये चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ यही मनसूबाबंदी यही मनसूबाबंदी, और उनकी मेन फोकस भी इसी वजह से था। तो बहरहाल बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल समातें भी यहाँ पे हमने देखी हैं, लाइव चली हैं। तो जो जज आइन और कानून के साथ रहता है तो उनको इन चीज़ों से फिर परवाह या फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि जो जहाँ ज़ेब ने बात की फैसल सिद्दीकी साहब वाली, कि वो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो साइन नहीं करेंगे, ये नहीं। बेसिकली देखें सिद्दीकी साहब, अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ तो तय हुई कि अगर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पूरा केस बना के दिया इनको कि आपने इतराज़ात करने हैं किस तरीके से, क्योंकि पहले जो हियरिंग्स थी उसके अंदर कोई इतराज़ नहीं आई, वो उसके बाद इतराज़ आया। ठीक है ना। अब भी अगर सपोज करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इन जजेस की कि इन्होंने दस्तखत करने हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। मुझे लगता है ये मरवाएंगे इनको। नहीं, अब तो देखें 13 रुकनी फुल कोर्ट था, 13 रुकनी फुल कोर्ट में 2 ने डिसमिस कर दिया है, उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उस बेंच ने वो किया है, और उनका जो मेन केस के अंदर डिसेंटिंग नोट है वो उसके तौर पर शुमार हो जाएगा वापस। अब और प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं, इसके अलावा मुझे लगता है ये इनको मरवाना चाह रहे हैं। ये अगर वो कुछ ऐसी अटेम्प्ट्स करवाएंगे तो फिर इनके खिलाफ रेफरेंस भी आ सकते हैं। नहीं देखिए, अपना तैयब साहब, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है तो वही जजेस साइन करेंगे ना जो मेजॉरिटी में होंगे। तो ज़रूरत ही नहीं है वो उनके डिसेंट वो शामिल होगा, शामिल हो जाएगा। उनका ऑलरेडी दस्तखत हुए अपने नोट पे। तो चलें यहाँ पे दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। आपको मुबारकबाद दे रहा था, कल आप लोगों ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि इन दरखास्तों के साथ क्या होगा, वही होगा जो वही हुआ। नासिर साहब, लाइव स्ट्रीमिंग वाला हमने वो रखा था आपके लिए तालियां। तो ये आप ज़ेब अब्बासी आपके लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आपने कहा ना कि ये प्लान है। देखिए, अगर वो जजेस के, आप ये समझ रहे हैं कि जजेस को मोहतात होना होगा तो वकीलों को भी तो मोहतात होना होगा, क्योंकि लोग देख रहे होंगे कि वो वकील किस तरह बात कर रहा है, क्या उसका डेमिनर है, क्या उसका एटीट्यूड है।
वो चीज़ें तो लोग भी देखेंगे ना, सिर्फ जजेस की चीज़ें नहीं देखेंगे। लेकिन अच्छी वकीलों बात की है, वीडियो। हम तो ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, जो वो है वो मुझे भी इसकी बहुत सारी सहूलतें हैं। कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ किस में? इसी बात में। मैं कह रहा था अगले टॉपिक पे चले ना। बस मुख्तसर ही, जब ये समात मुकम्मल हुई तो जब अनाउंस हुई कि नेक्स्ट डेट जो है वो पीर को होगी, तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने फिर फैसल सिद्दीकी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आज आपका रवैया कोर्ट में मुनासिब नहीं था। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा, शर्मिंदा भी होते हैं, वेरी गुड, होना भी चाहिए। और कोर्ट चाह रही थी कि आज हियरिंग भी शुरू हो जाए, हाँ। लेकिन फिर हामिद खान साहब ने कहा कि सर आपने खुद अभी ऑर्डर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग तो बेहतर है कि इसको जब अरेंजमेंट हो जाए फिर किया जाए। फिर आपस में जजेस ने मशवरा करके मंडे को एडजन कर दिया। हाँ, तो आप इसलिए करेंगे ये 2 दिन एडजर्न हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ और चीज़ें आ जाएं और कि जी ये वाला ऑर्डर है इसके ऊपर रिव्यू दाखिल कर दिया जाए और फिर जो है वो कहें जी पहले उसको मेरा मकसद यही था, जो आप ये कह रहे हैं ना, वही समझ आती है नासिर साहब। लेकिन नासिर साहब अब जो है एक बड़ा मज़े का सवाल मेरा आपसे है कि आज मखदूम अली ख़ान साहब ने भी एक बात की, जब ये सारा चल रहा था क्या झड़पें, मतलब मखदूम साहब तो अपने एक बड़े स्टेचर तो के कूल काम आदमी है और वो कभी भी वो सख्त से सख्त जवाब भी बड़े तरीके से और उधर और कभी वो साथ वाले वकील के साथ इंटेंगल नहीं करते हैं, उनका स्टेचर भी उस बहुत बड़ा है। ये तो कल की पैदावार है फैसल सिद्दीकी वगैरह, अतर मिनल्ला साहब ने माइकस बना के जो है ना इनको, बहरहाल वो पता नहीं क्या कहानी है, छोड़ दें उस बात को। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी, अपील थी ना हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, तो वो तो 13 के 13 ने यूनानिमसली डिसमिस कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, आपने आज तक रिपोर्ट किया या सुना कि कोई रिव्यू डाला है उसके ऊपर? नहीं। पीटीआई फ्री के मुकदमा नहीं थी, ठीक हो गया। और ये सारी सूरत हाल जो है, फिर उसके बाद ये क्या दलाइल देंगे? अब एक रिस्पोंडेंट ही है ना, इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना वो फैसला कि जिसके अंदर इनकी दरख्वास्त डिसमिस हुई है, तो इनके क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं? और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वजाहतों आने से पहले और बग़ैर सुने हुए वजाहती हुक्म में उनकी दरख्वास्तें डिसमिस की जाती रहीं वन साइडेडली, और फिर लॉ चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अब होगा, तो ये किस तरह से चलेगी प्रोसीडिंग, अब कैसे चलेगी? नहीं कयूम साहब देखें, ये बात तो है ना कि नोटिस तो इशू हो गए हैं ना, तो मेरा ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद को शायद मौका तो मिलेगा आर्गूमेंट करने का। पहले मैं ये समझ रहा था कि लेकिन वो मुझे इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी मैं मानता हूँ कि अपोजिशन आएगी दूसरी साइड से और वो यही कहेंगे कि ये बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं। हाँ। क्योंकि यूनानिमसली इन्होंने एक तो नहीं फाइल किया रिव्यू, बिसाइड डिसमिस हुई थी यूनानिमसली, लेकिन नोटिस भी इशू हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको मौका मिलेगा आर्गूमेंट करने का, लेकिन जो आर्गूमेंट्स हैं वो इन डिटेल दूसरी साइड ही करेगी। नहीं तो वो मतलब बेंच पूछेगा कि जनाब आप कैसे इससे अफेक्टेड है, आप तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो आपका तो कोई रिव्यू नहीं है, और अब राइट ऑफ रिबटल दूसरी साइड को जाएगा ये जहन में रखिए। हाँ, इधर नहीं आएगा। हाँ। तो बहरहाल नून लीग के जो वकील हैं हारिस अजमत साहब हैं, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब हैं, शायद फारूक नाइक साहब भी आएँ, या वो शायद अडॉप्ट कर पीपल्स पार्टी की तरफ से वो शायद अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये है, और मखदूम साहब जो हैं उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिनको जो मुतासिर हुए, जो मुतासिर अखवाती। तो बेसिकली तो मखदूम साहब ही आर्गूमेंट करेंगे, बाकी लोग उन्हें अडॉप्ट करेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट हो गए उसके ऊपर। हाँ। तो आपको ये कितने अरसे में मुकदमा सिमटते हुए लगता है कि ये कितना देर लगेगी? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता? मुझे तो यही लग रहा है कि कोशिश तो यही है कि ईद की छुट्टियों से पहले ही हो जाए। बिसाइड्स ये कि शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने शायद हज पे भी जाना है। अच्छा। तो कोशिश होगी कि उससे उनके जाने से पहले ये मामला तय हो जाएं। देखिए ना साहब, कोई हज पे जाता है, कोई अमेरिका जाता है मुकदमा छोड़ के लेकिन कोई मुकदमा छोड़ के एक दिन में डिसमिस करके, और कोई स्टे करके अमेरिका जाते हैं, कुछ लोग हज पे जाते हैं। देखिए कोशिश अपना तो, काम मुकम्मल करने की कोशिश उनकी साइड की कोशिश तो ये होगी ना कि या तो केस ख़त्म हो जाए या फिर एटलीस्ट एडजर्न करके फिर जाएं और फिर आके दोबारा रिज्यूम करें।
नहीं, मैं मेरे ख्याल में अर्जेंट नहीं होगा और आज छोड़े, 30 मई से आपका क्या ख्याल है? पहले हो जाएगा। 30 मई से पहले हो हाँ। जाए। 30 मई 30 मई में कितने दिन बाकी हैं अभी? 8। आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हाँ, अगले next 2 week, हफ्ते हैं। हाँ हाँ और गर्मियों की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं? जून 6 वो जून में है। हाँ। ईद के करीब करीब। 5-6 को ईद बन रही है। मतलब वही ईद हॉलीडे से पहले हाँ। कह रहे हैं 8 कि से शुरू हो जाएगी जी। बिल्कुल। अच्छा नहीं, लेकिन हज तो कम से कम 5 दिन का तो होता है ना वो, बिल्कुल। 5 दिन पहले तो शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है कि अगर 6 का नासिर साहब 10 हज है, कब है 10 हज? 6 को ही कैसे कह रहे हैं? तो मतलब 30 मई बनती है हाँ, वही टेक्निकली। 30 से पहले 30 तक। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। चले अच्छा, तो वो पोलीग्राफिक टेस्ट, वो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट इमरान खान क्यों नहीं दे रहे? सर, एक साइड पे झूठ पकड़ने वाली मशीन है, एक साइड पे झूठ बोलने वाली मशीन है। अब आप खुद फैसला कर लें सर, ठीक है? हाँ सर, झूठ बोलने वाली मशीन है, दूसरी साइड पे झूठ पकड़ने वाली यार, वो मशीन एक है। सियासी जमात ये के तो perfect रहनुमा balancing act है। है। हाँ, परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट। तो यही चीज़ है, ये सिर्फ अभी से नहीं है सर, बड़े अरसे से अबानी पीटीआई से ये अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, और फ़ियाम में हम झूठ पकड़ने वाली मशीन ही उसे कहते हैं, कि वो उसको लगाई जाए, वो नहीं लगाने दे रहा, टेस्ट नहीं दे रहा। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है GHQ हमला केस, और इसमें जब ये मैटर आया तो यहाँ पे भी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है वो झूठ पकड़ने वाली मशीन खान साहब को लगानी है, तो ये लगाने नहीं दे रहे। तो इसमें जज साहब ने कहा कि वो तो आपके पास है, जेल में ही है, तो वो क्यों आपके साथ ताउन नहीं कर रहे। खैर, वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को चला गया और कहा गया कि वहाँ से आप फिर उनको कहें। तो वो इसी वजह से बार बार पंजाब पुलिस जो है वो आती है, और तीसरा दिन है मुसलसल वो आ रहे हैं। और खान साहब का भी क्या बहाना, पहले दिन जब गए तो खान साहब तो अपने सेल से बाहर ही नहीं निकले डर के अच्छा, कि मैं नहीं आता। दूसरे दिन गए, कहते मेरे वकील नहीं है, तो वकीलों की मौजूदगी में हो सकता है मैं। तो आज भी सुना है कि फिर टीम गई है, तो आज भी उन्होंने कोई ना कोई बहाना जो है वो बना ली है। तो इसी वजह से अब बात यह है कि जब क्या रहेगा, अगर मशीन ने सब कुछ पकड़ लिया तो बाकी क्या रहेगा। तो इसी वजह से सर ये असल इशू है। अच्छा नासिर साहब, आज का नासिर साहब, आज का जो छोटा सा मैं सवाल भूल जाऊंगा फिर वो आज छोटा सा सवाल है। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होता है वो वकीलों के सामने होता है, ये तो इंडिविजुअल होता है। मेरे हाँ, ख्याल में। लेकिन वो कहता है कि वकील होंगे तो मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। अब उस पर दरख्वास्त डाल देंगे, लिंगर ऑन कर लेंगे, वो जो है वो तरीकाकार होता है। अच्छा नासिर साहब, मेरा सवाल छोटा सा ये है, इस पर मुख्तसर से आप लोगों का जवाब चाहिए कि ये जो दरख्वास्तें थी जो डाली गई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, 5-6 थी, लेकिन जो बेसिकली तो 3-4 ही होती हैं, 4, ठीक है ना, वो तो डिसमिस हो गए। और इसके अंदर आपको एक यूनानिमस जजमेंट नज़र आई है, ठीक है ना, यूनानिमस फैसला आया है। तो ये एक तरह से ये वो एक बैरोमीटर भी तो हो सकता है लगाने का कि हाँ कितने जज उनके साथ हैं और कितने नहीं हैं आगे जाके, ऑल्दो कि मैं भी नहीं गैस कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूनानिमस डिसीजन आया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो रिव्यू है उस हवाले से आपको बेंच का कोई इख्तलाफी फैसला नज़र आता है, और कितने जजेस का इख्तलाफ होगा और वो 2 वोट मिलेंगे तो फिर जाके जो है वो फैसला बरकरार रह सकेगा? अच्छा, इसका जवाब मखदूम साहब ने अपने आर्गूमेंट में भी दिया है। अच्छा, ये सवाल मेरे जहन में भी आया था। अच्छा, मखदूम अली ख़ान साहब ने ये कहा है कि ये जो मौजूदा 11 जज बेंच है, इवन इफ इसमें 7 जजेस भी जो है वो डिसाइड कर लें, मेजॉरिटी में आ जाएं, तो पिछला जो जजमेंट है वो ओवरटर्न हो सकता है। ये उनके आर्गूमेंट से, क्योंकि उन्होंने इंक्लूडिंग जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी। हाँ, मेजॉरिटी 7 की चाहिए, वो Majority- 7 हुए तो ये रिव्यू हो जाएगा। हाँ, मतलब इसका ऑड नंबर जो 11 रुकनी बेंच का बनता है वो तो 7 बनता है ना, हाँ, अदरवाइज 6-5 होता है ना। लेकिन वो ये उन्होंने ये कहा कि ये 7 अगर मतलब वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने वो 8 में शामिल थे ना जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दी थी। पता नहीं वो अपना माइंड चेंज करेंगे नहीं करेंगे। हसन अजहर रिजवी साहब ने भी वो उस में थे, हो सकता है वो ना माइंड चेंज करें। तो बहरहाल मखदूम अली ख़ान साहब ने एक तरह से इशारा दे दिया था कि 7 भी हो जाएं तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब अगर मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी अपना फ़ैसला बरकरार रखते हैं वही वाला, तो 11 में से 9 हो जाएंगे फिर, हैं? और हो सकता है 9 हो जाए। जमाल साहब अपने व्यू के साथ रहते हैं तो 8।
नहीं 8 नहीं वो और फिर तो- उसके बाद अगर इसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फिर क्या बनता है, फिर वो 8-5 का ही बनेगा। हाँ लेकिन बात तो ये है कि मंदो खेल साहब का तो जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट है, वो उसके ऊपर रिव्यू कैसे कर सकते हैं? जो चैलेंज भी नहीं है। सर जो challenge भी नहीं चैलेंज है। भी नहीं है इसमें ना। देखें, अब हम अगर 11 की स्ट्रेंथ को देखें जो जजेस बैठे हैं, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी अब तक की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली साहब ने एक नोट भी लिखा है कि जज को अगर गलती का एहसास हो, और वही सारी चीज़ें हैं कि वो अपना पॉइंट राय चेंज कर सकता है जब गलती डिटेक्ट हो जाए, सरफेस पे आ जाए कि हमारी रीजनिंग देनी पड़ेगी। हाँ हमारी इस जजमेंट में, चलो रीज़न दे देंगे हमारी इस फलां जजमेंट ये गलती थी। और आपको पता है ये आईनी कानूनी तकाजा भी है, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट्स की भी लार्जर बेंचेस की जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर फैसले में गलती सामने आ जाए और तो जज पे जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको करेक्ट करे। बिल्कुल। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब करेक्शन में जाएंगे जो उनसे 8 वाले बेंच में हुआ। मतलब सजदा साहब करेंगे। हाँ, जो भी आप कहें। अच्छा, तो दूसरा ये है कि यहाँ पे 9-2 मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सरियती जजमेंट होगी, 8 वाला जजमेंट उड़ा दिया जाएगा। मुझे सिर्फ ये है कि जस्टिस जमाल खान साहब का पे है कि जस्टिस जमाल खान साहब जो हैं वो अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट था। यहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफ़गान वाला अक्सरियती उस फैसले पे जाएंगे। तो जमाल खान साहब पे है कि वो अपने उस फैसले पे जाते हैं या वो भी अमीनुद्दीन खान साहब के साथ आते हैं। तो वो 9-2 का जो मैंने 11 में से 9-2 का मेरा ये है कि मैक्सिमम, मतलब आप कहते हैं कि ओरिजिनली 13 जज साहबान में से आप को ये लग रहा है कि 11-2 से फैसला आएगा। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ? नहीं, 11 आप कह रहे हैं ये 11-2 कह रहे हैं। मैं ये कह रहा आप हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं- मतलब क्यों, तो वो दोनों के नोट्स भी तो 9-4 डाइसेंट भी तो डाल रहे हाँ हैं ना। 9-4 फिर कर लें, 9-4 कर। 4 कैसे? दो यूं कह रहा हूँ कि 2 तो वो हो गए अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक हाँ, साहब, और 2 कौन से हो गए? 2 जमाल खान साहब हो गए, 3 हो गए। अच्छा। शायद एक आध कोई और भी चला जाए, वो एक शक पे 4 मैं हो रख रहा गए। हूं। 4 मैक्सिमम कर लें। अच्छा। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन करके फिर मैं जहांजेब साहब को देता हूँ। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, जस्टिस बंदयाल साहब ने वो केस सुना था, वो जो इलेक्शन में जिसमें 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो कौन सा किस इलाके का केस था, बड़ा मशहूर केस था, इलेक्शन मैटर था। उसकी हेयरिंग के दौरान जस्टिस मुनीब इफ्तिखार वाला, जस्टिस मुनीब वो अख्तर साहब, धुंध वाला केस। हाँ धुंध वाला हाँ। केस, धुंध वाला केस, दस का इलेक्शन, तो उसमें धुंध वाला केस। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के एक जजमेंट को साइड किया गया था, एक वकील साहब ने किया था जब वो सिंध हाई कोर्ट में थे। तो उन्होंने उसको साइड किया, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि आई हैव बिकम मोर वाइजर इन द सुप्रीम कोर्ट। वो तो जज हो यही कहते हैं, कहते हैं तो हो I सकता became है more कोई, wiser now। हो सकता है कोई जज बिकम मोर वाइजर हो जाए और वो चेंज कर दें। नासिर साहब कुछ हाँ, कहते वो हैं कि साकिब निसार साहब भी कहते थे, एक दिन कोई फैसला किया, दूसरे दिन उन्होंने उसी केस में दूसरा फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि जी उस केस में तो आपने ये फैसला किया, उन्होंने कहा आई बिकेम मोर वाइजर नाउ। सर कुछ कहते हैं कि हम मोर वाइजर हुए हैं और कुछ कहते हैं कि हम उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में थे। तो ये तो बहरहाल लेकिन देखने एक और वाली सवाल चीज़ जल्दी है। से इसका जवाब दे दें, बहुत सारे नए जजेस भी हैं आईनी बेंच के अंदर, तो जो उन्होंने तो पहली पुराना मर्तबा तो नहीं सुन रहे सुना हुआ, वो पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो वो देखें ये जो 187 लगाया है ना कंप्लीट जस्टिस, इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई जज इसको जस्टिफाई कर सकता है। चलें, बहरहाल जनाब इसका बहुत जो शुक्रिया। जो आपने सवाल किया बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब इंशाल्लाह मखदूम अली खान साहब ही देंगे। हाँ। नहीं, आईनी तरमीम आ गई और बेंच तब्दील हो गया, और वो बेंच जो है वो रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अंदर सुन रहा है। नहीं, ये सवाल हर एक के जहन में है। और कई ऐसे हैं नासिर साहब, देखें कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ जजेस रिटायर हो गए हैं, रिटायर मतलब आज भी उन्होंने कहा ना कि अवेलेबल जज हो, अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि आईनी तरमीम आ गई है और वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा वो अवेलेबल ही नहीं है। और उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट 2 उठ के चले गए हैं, 2 उस मेजॉरिटी जज बेंच के वो जजमेंट के जज साहबान इस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन और साहब ये जो जजमेंट अभी आया है ये बहुत ज़रूरी था, इसका इम्पैक्ट आने वाले केसेस में ज़रूर पड़ेगा, बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम के ये बार बार जो उठा के दरख्वास्तें आ जाती हैं, वो ठीक हो गया आपकी बात। तो जनाब इंतहाई दिलचस्प मरहले में अब ये केस जाएगा। गो के अभी आर्गूमेंट शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन नासिर साहब, तैयब बलोच और जहांजेब अब्बासी ने पेशगोइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। मेरा इन पेशगोइयों से कोई ताल्लुक नहीं। हमें नहर वाले पुल पे बुला के और खुद कह रहे हैं जी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं।
तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, बड़ा एक इसको अगर आप लीगल लैंग्वेज के अंदर केस के तौर पर देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो उठ रहे हैं, उनके जवाबात आ रहे हैं। आईनी तरमीम है, उसके बाद से बहुत सारा कानून और ज़ाब्ते जो हैं वो तब्दील भी होंगे। तो एक तब्दीली जिसको कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो जनाब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, फैसल सिद्दीकी साहब अच्छे वकील हैं, अगर वो हैं ट्रोजन हॉर्स तो फैसल सिद्दीकी साहब अच्छे वकील हैं, लेकिन छिछोरापन छोड़ दें। शरह दस्तूर से EQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।